हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक चला। ठीक, बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये 3 चरण में चले थे, और बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 6 चरण में चले थे। तो हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरण में। ठीक, तो प्रथम चरण 1885 से लेकर 1905 तक इसका कालखंड रहा, और प्रथम चरण में उदारवादी चरण बोलते हैं इसे। इसमें उदार प्रवृत्ति के नेता शामिल थे, और उदारवादी चरण में जो उदारवादी जो नेता थे तो ये शहरी क्षेत्र के नेता थे। ठीक, इसके बाद द्वितीय चरण आता है, और द्वितीय चरण का कालखंड रहता है 1905 से लेकर 1919 तक। ठीक, इसमें उग्रवादी चरण इसे बोलते हैं, और उग्रवादी चरण यानी इस चरण में ग्रामीण क्षेत्र के अधिक नेता थे, और इसमें युवा नेता थे। ठीक, इसके बाद आता है तृतीय चरण, जो कि तृतीय चरण का कालखंड रहता है 1919 से लेकर 1947 तक, और इस कालखंड को हम कहते हैं गांधीवादी चरण। ठीक, तो ये 3 चरण है, प्रथम चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण। अब हम चर्चा करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो शुरुआत हुई थी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना से, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कैसे हुआ। पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के बाद कांग्रेस कैसे बना। ठीक, तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का जो गठन हुआ था ये 1885 में हुआ था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पृष्ठभूमि क्या रहा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो प्रारंभिक नेता थे वो प्रारंभिक नेता कौन कौन थे। ठीक, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था, इसमें चर्चा करेंगे। और प्रमुख प्रस्ताव क्या थे, जो प्रस्ताव पारित हो रहे थे, प्रस्ताव क्या थे। अलग अलग क्षेत्र के अपने अपने लोग प्रस्ताव लेकर आते थे, तो प्रमुख प्रस्ताव क्या थे। ठीक, इसके बाद हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण अधिवेशन, कि कौन सा महत्वपूर्ण अधिवेशन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के गठन के विभिन्न सिद्धांत, कौन कौन से लोग कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। फिर इसके बाद हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास क्या रहा। ठीक, तो ये मुख्य चरण है। सभी चरण को हम बांटे हैं, और जो भी लिखे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पृष्ठभूमि ये था कि पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, और एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे एवं, और ब्रिटिश सरकार में रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे। भारतीय सिविल सेवा, आज के डेट में बोला जाता है आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो जब आईसीएस अधिकारी थे तो अपने क्षेत्र में बहुत सारे समस्या इन्होंने देखा। अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग प्रांत से लोग अपने अपने क्षेत्र की समस्या लेकर आ रहे थे।
कोई समस्या बिजली से लेकर आ रहा था, तो कोई समस्या भूमि से संबंधित लेकर आ रहा था, तो कोई समस्या पानी से लेकर आ रहा था। और ब्रिटिश सरकार तक बात को पहुंचाना था। तो इन्होंने सोचा कि अधिक दिनों तक शासन करना है तो एक मंच देना पड़ेगा भारतीयों को, और उस मंच पर अपनी अपनी बात रखेंगे। अलग अलग प्रांत के लोग आएंगे, अलग अलग प्रांत के नेता आएंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे, और बात ही नहीं बल्कि अपना अपना समस्या के समाधान भी लेकर आएंगे। ठीक, और बात के साथ साथ समस्या के समाधान लेकर आएंगे तो उस समस्या के समाधान का निवारण किया जाएगा। यदि निवारण अच्छे ढंग से हो पाएगा तो हम शासन और अच्छे तरीके से कर पाएंगे और लंबे समय तक शासन कर पाएंगे। दिमाग में बैठा लिया, और दिमाग में बैठाने के बाद 1884 में भारत के विभिन्न प्रांतों में जाकर घूमने लगा, अलग अलग प्रांत में जाकर नेता से मिलने लगा, समझाने लगा कि अरे भाई तुम्हारे लिए एक मंच लाते हैं, और उस मंच पर अपने अपने क्षेत्र के समस्या लेकर आना, और उस समस्या का समाधान किया जाएगा, तुरंत समस्या का समाधान किया जाएगा। तो भारतीय बहुत खुश हो गए और एक जगह निर्धारित किया। उस जगह का नाम था पूना, कि सभी लोग 1885 में पूना में आएंगे। लेकिन उस टाइम में हैजा बहुत फैला था, जिसे प्लेग महामारी बोलते हैं। जैसे कोरोना वायरस अभी के डेट में फैला था, सेम इसी तरह उस टाइम में भी हैजा बहुत फैला था। तो उस जगह को कैंसिल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया हैजा के कारण। और कैंसिल करने के बाद एक स्थान पुनः बताया गया कि स्थान बॉम्बे रहेगा, और बॉम्बे में एक जगह शिफ्ट किया गया कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में सभी लोग आएंगे। ठीक, और भारत के विभिन्न प्रांत से लोग आए थे। 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे इस अधिवेशन में, और 72 प्रतिनिधि में कुछ महत्वपूर्ण नेता की हम चर्चा करेंगे, जो प्रारंभिक नेता हैं। और 72 प्रतिनिधि किस किस क्षेत्र से आए थे, भारत के किस किस एरिया से आए थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्रारंभिक नेता में दादा भाई नौरोजी थे। इसके बाद दिनसा वाचा गोपाल कृष्ण गोखले, केटी तलंग और मदन मोहन मालवीय शामिल थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी शामिल थे, लेकिन इनकी एक अलग से अधिवेशन चल रहा था कोलकाता में। और कोलकाता में अधिवेशन चल रहा था तो ये कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि इनका खुद का अधिवेशन चल रहा था कोलकाता में। मान लीजिए कि मेरा शादी हो रहा है और मेरे दोस्त की भी शादी हो रहा है, तो दोस्त अपने शादी को छोड़कर तो मेरे शादी में नहीं आ सकता है, या हम उसके शादी में नहीं जा सकते हैं। तो इसी तरह सेम कंडीशन था उनके साथ। खुद का उनका अलग अधिवेशन चल रहा था कोलकाता में, और अलग कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 1885 में। तो प्रारंभिक नेता शामिल थे दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले शामिल थे, केटी तेलंग शामिल थे, फिरोज शाह मेहता शामिल थे, और मदन मोहन मालवीय शामिल थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल थे, आनंद चार्लू शामिल थे। बहुत सारे नेता शामिल थे इसमें। ठीक, अब हम बात करेंगे कि 72 प्रतिनिधि किस किस एरिया से आए हुए थे।
तो 72 प्रतिनिधि जो आए हुए थे, तो 72 प्रतिनिधि में पंजाब की जो एरिया है, ये पंजाब के एरिया से 3 लोग आए थे, और जो बॉम्बे के जो एरिया है, ये बॉम्बे के एरिया से 38 लोग आए थे। ये सबसे अधिक लोग आए थे, क्योंकि बॉम्बे में ही अधिवेशन चल रहा था, प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में ही चल रहा था। इसके बाद ये संयुक्त प्रांत है, जो यूपी बिहार वाला जो इलाका है, यूपी बिहार इलाका से 7 लोग आए थे संयुक्त प्रांत से, और बंगाल के जो एरिया है, तो बंगाल के एरिया से 3 लोग आए थे, और मद्रास के एरिया से 21 लोग आए थे। ठीक, और इसी अधिवेशन में नामकरण चेंज कर दिया गया था, नामकरण किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ के बाद नामकरण किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहेगा, और ये नामकरण किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। नाम बदल दिया गया, नाम बदल के रख दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम बदल दिया गया। इसके पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, राष्ट्रीय संघ, और संघ के बाद कांग्रेस बना। लेकिन कांग्रेस का मतलब क्या होता है? तो कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, और ये दादा भाई नौरोजी के अनुशंसा पर नामकरण किया गया। ठीक, अब हम आते हैं कि कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उद्देश्य क्या थे? तो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे कांग्रेस का, और उद्देश्य ये था कि विभिन्न प्रांत के जो नेता हैं सबको एकजुट करेंगे, एकजुट करना, और विभिन्न प्रांत के सभी लोग नेता एकजुट हो जाएंगे तो अपने अपने क्षेत्र के समस्या लेकर आएंगे, और समस्या नहीं बल्कि समस्या का समाधान भी करेंगे, और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। ठीक, इसके बाद राष्ट्रीय एकता का विकास होगा, सब लोग एकजुट रहेंगे तो राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। इसके बाद भारत के जनमानस की समस्या पर जो विचार विमर्श करेंगे, और विचार विमर्श करके उस समस्या का भी निदान करेंगे। मान लीजिए कि कहीं स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है, कहीं सड़क की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उस पर विचार करेंगे। कहीं पर टैक्स अधिक लिए जा रहे उस पर विचार करेंगे, और विचार करके उस समस्या का समाधान भी करेंगे। ठीक, फिर भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध जो है, उस संबंध को मधुर करेंगे, यानी सरल करेंगे। यदि संबंध को सरल करेंगे तो अंग्रेज बात मानेंगे, अच्छे से बात करेंगे, अपने भाषा में उनको समझाएंगे, मनवाएंगे। तो ये उद्देश्य रहा। इसके बाद हम कथन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कथन से अधिक बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बीपीएससी से अधिक कथन पूछे जाते हैं, और महत्वपूर्ण कथन है,
कांग्रेस देश की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये कथन लॉर्ड डफरिन ने दिया था। और कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ये कथन अरबिंदो घोष ने दिया था। अरबिंदो घोष ने दिया था। इसके बाद कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं। ये बंकिम चटर्जी ने दिया था कि कांग्रेस के जो लोग हैं ये भूखे हैं पद के लिए। ठीक। इसके बाद कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। और दूसरा स्टेटमेंट ये था कि कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है। ये स्टेटमेंट दिया था इंडियन मिरर, द इंडियन मिरर अखबार में छपा था कि कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है और कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है। ये छपा था अखबार में। और इसके बाद आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ये स्टेटमेंट दिए थे गांधी जी ने। और ये कब दिए थे? तो भारत छोड़ो जब आंदोलन चल रहा था उसी टाइम पीरियड में ये स्टेटमेंट दिए थे कि जब भारत जब आजाद हो जाएगा तो कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक। इसके बाद आता है ह्यूम, स्वतंत्रता के पुजारी थे ह्यूम, और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। ठीक। यह स्टेटमेंट दिए थे लाला लाजपत राय ने कि भारत जो ह्यूम थे तो भारत के पुजारी थे। ठीक। और उनकी दुर्दशा जो था वो रोता था, स्वतंत्रता के पुजारी थे। ठीक। इसके बाद कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी इच्छा यह है कि मेरे कालखंड में इसकी मृत्यु हो जाए। यह स्टेटमेंट दिए थे लॉर्ड कर्जन ने कि कांग्रेस जो है तो कांग्रेस अपनी मौत की सांसें गिन रही है, अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी इच्छा ये है कि मेरे ही कालखंड में इसकी मृत्यु हो जाए। और ये स्टेटमेंट दिए थे लॉर्ड कर्जन ने। ठीक। ये प्रमुख स्टेटमेंट है। अब हम इसके बाद आएंगे प्रमुख प्रस्ताव पर, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था और इस अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। ठीक। और 9 प्रस्ताव पारित हुए थे, ये अपने अपने क्षेत्र के लोग समस्या लेकर आए थे। और 9 प्रस्ताव ये था कि जो रक्षा बजट है, जो बजट को कम करके सेना पर व्यय 50% घटा दिया जाए। इन लोगों ने समस्या को तो लाए थे, लेकिन समस्या के साथ साथ समाधान भी लेकर आए थे। इसलिए समाधान लेकर आए थे कि मान लीजिए कि हम समस्या लेकर आ जाएंगे तो अंग्रेज अपना मनमानी अपने तरीके से समाधान करेंगे। इसलिए हम समस्या के साथ साथ समाधान भी लेकर आएंगे ताकि अंग्रेज मजबूर हो जाए समस्या के समाधान करने के लिए। ठीक। तो समस्या के साथ साथ समाधान भी लेकर आए कि जो रक्षा बजट है, जो सैनिक पर जो खर्च किए जा रहे हैं, वो सैनिक पर खर्च जो किए जा रहे हैं उसका जो खर्च का 50% कम किया जाए। मान लीजिए कि अभी कोई सैनिक का खर्च किया जा रहा है एक सैनिक पर 1 लाख, तो एक सैनिक पर 1 लाख खर्च किया जा रहा है तो इसको 50,000 किया जाए। ठीक। ताकि जो टैक्स जो दे रहे हैं तो टैक्स अधिक मात्रा में नहीं देना पड़े भारतीयों को। इसके बाद ये लाया गया था कि बजट सत्र को चर्चा में भारतीयों को शामिल किया जाए।
भारत के जो बजट बन रहे थे तो उस बजट में केवल अंग्रेज ही भाग ले रहे थे। मान लीजिए कि मेरे लिए कोई बजट बन रहा है और उसमें हम नहीं भाग लेंगे तो ठीक बात नहीं है। तो यही देखते हुए बोला गया है कि भाई बजट तो अब बना ही रहे हैं, लेकिन बजट में ब्रिटेन के भी लोग रहेंगे और भारत के भी लोग रहेंगे। तो ये चर्चा किया गया, प्रस्ताव पेश किया गया। इसके बाद इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए और बर्मा को जो अधिकार कर लेने की निंदा की गई कि भाई आप भारत को कब्जा किए हैं। लेकिन भारत को कब्जा किए हैं तो भारत के साथ साथ बर्मा पर कब्जा कर लिए और उस बर्मा पर जो कब्जा किया गया था उसको निंदा किया गया कि भाई तुम ठीक नहीं किए हो। और निंदा के साथ साथ बोला गया कि भाई तुम अलग से शासन करो उस पर, क्योंकि बर्मा को चलाने के लिए वहां के डीएम, वहां के हाई कोर्ट, वहां के सुप्रीम कोर्ट, वहां एसपी चाहिए ही चाहिए। लेकिन वहां के जो डीएम थे, वहां के एसपी थे, वहां के सुप्रीम कोर्ट, वहां के हाई कोर्ट, तो उसका सैलरी दिया जाता था भारत के टैक्स से। और भारत के टैक्स से सैलरी दिया जाता था तो कहीं ना कहीं भारतीयों पर चोट पहुंचेगा, भारतीयों को अधिक टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए बोला गया कि भाई उस पर तुम अलग से शासन करो, अलग से जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको अलग से शासन करो, अलग से प्रशासनिक व्यवस्था बनाओ, अलग से खर्चा करो। ठीक। इसके बाद आईसीएस की परीक्षा उम्र जो है वो 19 वर्ष से 23 वर्ष अधिक किया जाए, 19 से बढ़ाकर 23 वर्ष किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग भारतीय शामिल हो सके आईसीएस की परीक्षा में। और आज के समय में आईसीएस बोला जाता है आईएएस को। और आईसीएस की परीक्षा भारत में आयोजित की जाए, भारत में आयोजित की जाए। मान लीजिए कि अभी यूपीएससी के जो एग्जाम जो कंडक्ट करा रही है यूपीएससी, तो यूपीएससी एग्जाम लंदन में कराने लगे तो अधिक से अधिक भारत के लोग नहीं जा पाएंगे लंदन। इसलिए लंदन के साथ ही साथ भारत में भी एग्जाम हो, परीक्षा हो। ठीक। इसके बाद शाही कमीशन की नियुक्ति पर व्यय की जांच हो। जो खर्चा जो किया गया था शाही कमीशन पर, तो उस पर व्यय की जांच हो कि कितना खर्चा किया गया और कितना नहीं। ठीक। इसके बाद सभी प्रस्ताव को राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए ताकि इनका क्रियान्वयन किया जाए। जितने भी छोटे छोटे राजनीतिक जितने भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के पास ये जितने प्रस्ताव पेश हुए हैं इस प्रस्ताव को भेजा जाए ताकि अपने अपने अनुसार क्रियान्वयन करा सके। और लास्ट ये प्रस्ताव था कि अगली बैठक कोलकाता में होगी। इसलिए प्रस्ताव इसलिए पास किया गया कि मान लीजिए कि क्या पता कभी अधिवेशन होने ना दे, अंग्रेज दबा दे। इसलिए पहले ही डेट को डिसीजन कर लिया जाता था कि अगली जो बैठक होगी वो कलकत्ता में होगी या मद्रास में होगी या चेन्नई में होगी। इसलिए कि बीच में मिल मिलाप का कोई झंझट ना हो, और मिल मिलाप के झंझट हो तो अंग्रेज रोक लगाने लगेंगे। इसलिए पहले ही डिसीजन तय कर दिया जाता था कि दिसंबर के लास्ट मंथ में ये अधिवेशन चलेगा। और कुछ कुछ विशेष अधिवेशन होते थे। ये तो वार्षिक अधिवेशन है कि लास्ट के दिसंबर के लास्ट मंथ में अधिवेशन चलेगा, लेकिन कुछ वार्षिक कुछ विशेष अधिवेशन होते थे। मान लीजिए कि कभी कभी आपके घर में डेली ऐसे नॉर्मल खाना बनते हैं, और नॉर्मल खाना बनने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो विशेष खाना बनता है जरूरत के हिसाब से। तो इसीलिए जरूरत के हिसाब से विशेष अधिवेशन चलते थे। ठीक।
तो ये कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। इस 9 प्रस्ताव को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कांग्रेस के गठन के सिद्धांत, कांग्रेस के गठन के सिद्धांत ये 3 चरण में थे। पहला चरण था कि सुरक्षा कपट का सिद्धांत। ये सुरक्षा कपट का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिए थे। और षड्यंत्र का सिद्धांत रजनी पालमे दत्त ने दिए थे, षड्यंत्र का सिद्धांत। इसके बाद त्वरित का सिद्धांत जो दिए थे ये गोपाल कृष्ण गोखले दिए थे। ठीक, अब हम बात करेंगे कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना क्या थी। कि कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन जो चले थे वे 1885 में कुल सदस्य कितने थे और महिला में कितने सदस्य थे ये हम चर्चा करेंगे। और मुस्लिम वर्ग में कितने सदस्य थे, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में। तो कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना, कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना में 1885 में कुल 72 लोग भाग लिए थे। और 72 लोग में मुस्लिम सदस्य की जो संख्या थी ये 2 थी। इसके बाद महिला में एक भी महिला भाग नहीं ली थी इसमें। और 1886 के जो अधिवेशन होता है, सेकंड अधिवेशन होता है, इसमें 434 कुल सदस्य भाग लेते हैं। इसके बाद मुस्लिम सदस्य में 33 सदस्य मुस्लिम सदस्य होते हैं। महिला की जनसंख्या 0 रहता है यहाँ पर भी। फिर जो थर्ड अधिवेशन चलता है 1887, इसमें 607 कुल सदस्य थे। और मुस्लिम सदस्य की जो संख्या था इसमें 81 संख्या था। और महिला सदस्य यहाँ पर भी 0। इसके बाद 1888 के अधिवेशन आता है। 1888 के अधिवेशन में 1248 कुल सदस्य भाग लेते हैं। और 1248 में 281 जो मुस्लिम की संख्या था वो 281 जनसंख्या संख्या था। और इसमें महिला सदस्य 0 इसमें भी। इसके बाद 1889 के जो अधिवेशन होता है तो 1889 में कुल 1889 सदस्य भाग लेते हैं। और इसमें जो 1889 लेते हैं और इसमें मुस्लिम सदस्य का जो संख्या था इसमें 254 संख्या था। इसके बाद इसमें 10 महिला रजिस्ट्रेशन कराई थी 1889 में कि हम लोग आएंगे। लेकिन इसमें 6 महिला उपस्थित रही और 4 महिला भाग नहीं ली थी। 4 महिला जो थी तो भाग नहीं ली थी। तो शुरू से कांग्रेस का जो अधिवेशन चलते आ रहा था तो जनसंख्या बढ़ते जा रहा था सदस्य का। और मुस्लिम में भी जनसंख्या बढ़ते जा रहा था सदस्य का। और महिला में भी 1889 के बाद संख्या बढ़ते जा रहा था। और इसी में जो 10 जो महिला थी, 10 महिला में 6 महिला उपस्थित थी। इसी में एक महिला थी जो प्रथम बीए पास की थी, इसका नाम है कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली है जो कि बीए पास की थी, प्रथम स्नातक पास की थी, स्नातक पास की थी और इसमें भाग ली थी। ठीक, अब हम बात करेंगे 1885 के अधिवेशन पर चर्चा करेंगे और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो 1885 में कांग्रेस का ये प्रथम अधिवेशन था। और ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन था तो इसका स्थान था, प्रस्तावित स्थान था पूना। लेकिन पूना में हैजा महामारी के चलते इसका कैंसिल हो गया स्थान। इसके बाद स्थान बदल दिया गया बॉम्बे में। और इस अधिवेशन का कोई तो कोई अध्यक्षता करेगा ही करेगा। तो इस अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे बोमेश चंद्र बनर्जी। और बोमेश चंद्र बनर्जी पेशे से वकील थे।
और इस अधिवेशन के सचिव थे एवो हुम। ये पेशे से आईसीएस रिटायर्ड अधिकारी थे। इसके बाद कुछ तथ्य हैं, तो इस तथ्य के देखते हैं। तो कांग्रेस का ये प्रथम अधिवेशन था जो बॉम्बे में चल रहा था, 1885 में चल रहा था। इसके बाद इस अधिवेशन में कुल सदस्य भाग लिए थे, 72 सदस्य भाग लिए थे, और मुस्लिम सदस्य की संख्या थी 2। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने नामकरण किया था। वो नामकरण क्या किया था? तो नामकरण ये किया था कि भारतीय राष्ट्रीय जो संघ था, तो संघ के बाद कांग्रेस कर दिया। और कांग्रेस किया था ये 28 दिसंबर को। लेकिन जो अधिवेशन जो ये चल रहा था अधिवेशन चला था 20 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक चला था, 1885 तक। ये इतना दिन अधिवेशन चला था। और कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, ये लोगों का समूह। लेकिन लोगों का समूह जो है तो ये यूएसए से है, यूएसए कांग्रेस लिया गया है। कांग्रेस, ये कांग्रेस जो शब्द है यूएसए से लिया गया है। और कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह, ठीक। और 1885 के टाइम पीरियड में वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। और इसी अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि इनकी अलग से अधिवेशन चल रहा था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बैठक कोलकाता में चल रहा था, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब हम इसके आगे बात करेंगे अगले वीडियो में अधिवेशन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं उन सभी अधिवेशन को चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रमुख आंदोलन, ठीक। तो इस चैनल का आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और उम्मीद है कि ये काफ़ी आप सभी को वीडियो पसंद आए होंगे। इन्हीं अपेक्षाएं के साथ ढेरों सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक।